हेलो बच्चों, फटाफट से आ जाओ और अपने अपनी नई कहानी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, टाइम है हमारे पास, अच्छा वाला टाइम है। आज अच्छे वाले टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अच्छे वाले टॉपिक्स को क्लियर करने के साथ साथ पहले मैं बता देना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। आज टीचर्स डे था तो आपने बहुत सारी मुझे विशेष दी हैं, इसके लिए बहुत सारी थैंक यू आपके लिए। और फटाफट से चालू करते हैं और कोई बात नहीं करते। बेटा आज हमें लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पढ़ना है, मतलब कि उसके ऊपर हम एग्जांपल वगैरह एक आध दिखाऊंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जांपल इजी है। मैंने आपको नोट्स भेजी हुई है, नोट्स मतलब कि मैंने आपको एक्सरसाइज के अंदर से कितनी कितनी चीजें आपको करनी है वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई थी। उसके अंदर से आपको जितनी चीजें नहीं आती है वो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मुझे बता सकते हो, मैं उनका सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन यहाँ से दे दूंगा। ठीक है, सारी की सारी बातें तो मैं वैसे भी नहीं करवाने वाला, क्योंकि ऐसे भी एग्जांपल्स है जो बहुत मतलब वो मान लो कि छोटे बच्चों जैसे, मतलब कि इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन के अंदर जो भी चीज पूछी गई मतलब दी गई है उनके अंदर से मैक्सिमम चीज दी गई है, एक आध चीज नहीं दी गई है तो उसको सब्जेक्ट बना के आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो ऐसी चीजें मैंने बताने वाला। अगर इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है, ऐसे कोई एग्जाम्पल है, अगर वो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है आप बेझिझक मुझे बता सकते हो। फील टू फ्री टू से मी योर डाउट्स एंड फटाफट से चालू करते बेटा बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। थैंक यू। चलो बेटा, लास्ट टाइम पे हमने जो बात करी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है, क्या बात करी थी बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करी थी। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मैं सिंपल सी बात बताऊंगा। यहाँ पे एक हमने इक्वेशन लगाई थी, इक्वेशन डिराइव करी थी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग r0 अपॉन rt। ठीक है, अभी लास्ट टाइम की बातें आपको कितनी याद है देख लो अपने आप से, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि ये सारी की सारी चीजें क्या है। तो k क्या होता था अपना? k क्या होता था बेटा? रेट कांस्टेंट। t मीन्स टू टाइम हो गया, ये तो आपको पता ही है। r0 क्या था? जब टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू 0, मतलब कि आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब आपका t इज इक्वल टू 0, तब आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है। और RT का मतलब क्या है कि जब t इज इक्वल टू टी टाइम हो गया तब आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है। ये सिंपल सी बातें हमने लास्ट टाइम पे सीखी थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सीखी। आज एक छोटी सी बात नहीं आ रही है, क्या क्या आ रहा है ना, कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए बेटा? गैसियस फेज में होंगे। जब आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसके अंदर होंगे बेटा? गैसियस फेज में होंगे। तब उसके लिए एक नई इक्वेशन को डिराइव करना है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सी बात है, लेकिन इसके अंदर नई बात इतनी है कि ये इक्वेशन हर एग्जाम्पल के लिए आपको अलग से, हर रिएक्शन के लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो किस तरीके से इसको बनाएंगे, इसका मॉडिफिकेशन किस तरीके से होगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि गैसियस स्टेट अगर हो गया, ठीक है, उसके लिए अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, अगर गैसियस स्टेट है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, इसके बारे में हमें क्या करना है बेटा? इक्वेशन को डिराइव करना है। तो पहले तो लेट्स अज्यूम, कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी कि हमें कुछ रिएक्शन को हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, रिएक्शन को हम अज्यूम करते हैं कि कोई ए रिएक्टेंट है जिसके अंदर से बी प्लस सी नाम की प्रोडक्ट बन रही है। ध्यान से सुनते रहना, बहुत इत्मीनान से सुनते रहता बेटा, बहुत अच्छी वाली रिएक्शन है और बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। और ये तीनों की तीनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस फेज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस फेज। ये तीनों की तीनों किसके अंदर है बेटा? गैसियस फेज के अंदर है। किसके अंदर है बेटा? गैसियस फेज के अंदर है। अगर ये तीनों की तीनों गैसियस फेज के अंदर है तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं कि जब आपका t इज इक्वल टू 0 टाइम है, t इज इक्वल टू 0 टाइम है, तब आपका शुरुआत के अंदर जितना भी प्रेशर होगा, ध्यान से कहानी, सर यहाँ पे प्रेशर की बातें क्यों करी है? क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं बेटा कि जब भी कोई एक्वस मीडियम हो आपके पास, तब आप उसकी कंसंट्रेशन आप उसके लिए क्या लेते बेटा? उसकी क्वांटिटी दिखाने के लिए क्या लेते हैं बेटा? उनका अमाउंट दिखाने के लिए क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन को लेते हैं, मोलारिटी लेते हैं। लेकिन जब भी कोई चीज कौन से स्टेट के अंदर हो, गैस स्टेट के अंदर हो, तब उसकी कंसंट्रेशन दिखाने के लिए आप क्या चीज लेते हैं बेटा? प्रेशर लेते हो।
क्या लेते हो बेटा, प्रेशर की बात करते हो। किसकी बात करते हो बेटा, प्रेशर की बात करते हो, और ये चीज आप जानते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो R0 और RT लिखा है, वहां पे हमने लिखा है बेटा कि ये टाइम जब जीरो है तब इसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जब T इक्वल टू टी, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई और T टाइम हो गया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसा कुछ हो गया, उस वक्त के बाद उतने टाइम के बाद आपका रिएक्टेंट कितना बाकी पड़ा है, कितना बाकी पड़ा है, याद ध्यान सुनना कहानी को, कितना बाकी पड़ा है उसकी कंसंट्रेशन हम लिखते हैं। तो यहां पर भी वही कहानी होगी, बस यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिखोगे आप, प्रेशर की कहानी लिखोगे। किसकी कहानी लिखोगे बेटा, प्रेशर की कहानी लिखोगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जब T इक्वल टू जीरो टाइम है, मतलब कि तब तो आपकी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। अगर आपकी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, आपकी रिएक्शन की शुरुआत ही नहीं हुई है, तो तब आपकी जो भी प्रेशर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, पीआई, मतलब कि इनिशियल प्रेशर। और आप भी बताओ कि तब प्रोडक्ट बनी ही नहीं होगी। अगर प्रोडक्ट बनी ही नहीं है तो इनकी कंसंट्रेशन या फिर इनका प्रेशर कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, 0 आएगा। बोलो बात समझ में आती है। जैसे जैसे थोड़ा बहुत वक्त बीतता जाएगा, टी इक्वल टू टी टाइम होता जाएगा, 5 10 15 20 सेकंड मिनट आवर दिन कुछ भी लिख सकते हो, टाइम तो आपके लिए आपको बताइए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका आपका जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा किसके अंदर बेटा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका रिएक्टेंट कम होगा। तो मैं मान लेता हूं कि पीआई के अंदर से एक्स प्रेशर कितना हो रहा है बेटा, घट रहा है, कम हो रहा है। तो आप खुद सोचिए, तो इसके अंदर से अगर एक्स प्रेशर घट रहा है तो बी कितना बन रहा होगा बेटा, एक्स प्रेशर से बन रहा होगा, और इसकी भी वैल्यू कितनी आने वाली बेटा, एक्स आने वाली है। मान लो कि आपकी रिएक्शन के अंदर ये 2C होता तो आप यहाँ पे 2x लिखते हैं। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाली जो बातें होती हैं ये आपको दिमाग में रखनी है। बोलो ये बात समझ में आई क्या, पीआई माइनस पीएक्स एक्स एक्स, और ये जो एक्स एक्स है ये भी प्रेशर है लेकिन वो प्रोडक्ट के प्रेशर है, और पीआई माइनस एक्स वो आपका टी इज इक्वल टू टी टाइम पे रिएक्टेंट का प्रेशर है। आप ध्यान से सुनना, हमें प्रोडक्ट का इतना काम नहीं होता है, हम सिर्फ किसके ऊपर बेसिस के ऊपर बात करते हैं बेटा, रिएक्टेंट के प्रेशर या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। इसकी वजह से हमें एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे कहानी वो तो देखते हैं, लेकिन आपको इतना पता चलना चाहिए बेटा कि ये है शुरुआत का, ये शुरुआत की कहानी है। और ये कब की कहानी बेटा, ये जब टाइम टी हो गया तब की कहानी है, जब टाइम टी हो गया तब की कहानी। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना इस कहानी को, ध्यान से सुनते रहना इस कहानी को, ध्यान से देखो। अगर मैं इतना लिख के इसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो इक्वेशन अप्लाई कर दूं तो मेरे रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, तो आप लिख सकते हो बेटा K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग। देखो R0 की जगह पे क्या लिखूंगा, जब T इज इक्वल टू टी टाइम हो, कंसंट्रेशन जगह पे जब T इज इक्वल टू टी हो तब का प्रेशर, तो जब T इज इक्वल टू जीरो था तब का प्रेशर कितना है बेटा, पीआई। तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पीआई इनिशियल प्रेशर, और T इज इक्वल टू टी क्या है, T इज इक्वल टू टी क्या है, T इज इक्वल टू टी पे RT है, मतलब कि T इज इक्वल टू टी टाइम पे आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी उसकी बात करोगे, तो T इज इक्वल टू टी टाइम पे आपके रिएक्टेंट का प्रेशर कितना था, तो कितना था बेटा, पीआई माइनस एक्स। कितना था बेटा, पीआई माइनस एक्स था। तो ये सिंपल सा आपका इक्वेशन बन गया, आपका गैस फेज के लिए सिंपल सा इक्वेशन बन गया। लेकिन अभी मैंने कहानी बताई कि आपको एक्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स को किसी और फॉर्म के अंदर, किसी और टर्म के अंदर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी ना पड़े, हमें जो ऑलरेडी चीजें दी गई है उसकी वैल्यू से हम ये सारी की सारी कहानी देखेंगे। देखो किस तरीके की बात होगी। देखो मान लो कि किसी भी तरह के कंटेनर के अंदर आपने रिएक्शन करी, ठीक है, तो शुरुआत के अंदर जो अकेला ए था तब तो आपको एक ही कहानी तो पता थी कि जब अकेला ए था तब तो आपको कहानी पता थी कि उसका प्रेशर टोटल कितना आना है। फिर आपकी जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों की तीनों है। अभी आप प्रेशर निकालोगे, अभी आप जो प्रेशर निकालोगे तो वो कितना आएगा बेटा, टोटल प्रेशर होगा, और वो प्रेशर ए, प्रेशर बी और प्रेशर सी, इन दोनों का क्या होने वाला है बेटा, सम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि यहाँ पे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी हो जाएगा। तो पीए होता है बेटा पीआई माइनस एक्स प्लस एक्स, ये माइनस एक्स निकल गया, तो इज इक्वल टू यहाँ पे कहानी आई पीआई प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, पीटी। तो आप सिंपल सा एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू पीटी माइनस पीआई, और ये जो एक्स की वैल्यू आई उसको यहाँ पे रख देंगे तो क्या बन जाएगा, देख लो क्या बन जाएगा, देख लो K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग पीआई माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिखो बेटा, पीटी माइनस
पीआई, ठीक है, ठीक है। तो चलो क्या होगा बेटा 2.303 बाई टी लॉग, अब ये ब्रैकेट खोलना है हमें, ओपन करना है, तो पीआई और ये नेगेटिव की वैल्यू तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये पीटी पॉजिटिव है तो पीटी नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव है तो वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये कहानी हो जाएगी। तो 2.303 बाय टी लॉग पीआई अपॉन, देख सकते हो कि ये पीआई 2 पीआई माइनस पीटी, ये आपकी इक्वेशन आ गई इस तरीके की कहानी के लिए। ये हमेशा ही आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या याद करना है सर? क्या ये इक्वेशन याद करनी है? क्या ये इक्वेशन याद करनी है प्रेशर के लिए? नहीं बेटा, बिल्कुल भी इस इक्वेशन को आपको रटना नहीं है, ये इक्वेशन आपको याद नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं कि आपको ये इक्वेशन बिल्कुल भी क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, याद नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए सर? ये इक्वेशन के बारे में आप क्या बताओगे? इस इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हो, इस चीज की कहानी पे आपको फोकस होना चाहिए। ये इक्वेशन किस तरीके से हमने डिराइव करी, इसकी वैल्यू कहां से निकाल के हमने डिराइव करी है, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। क्यों सर ऐसी कहानी है? क्यों सर ऐसी कहानी है? अगर इसको समझना है, अगर इसको समझना है तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज बताता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज बताता हूं क्या होता है, कैसे होता है और क्यों करना है। देखो, तो आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल मैं देख लेता हूं कि एग्जांपल कौन सा नंबर का है। 3.6 है, ठीक है, 3.6 है। उसके अंदर वैल्यूएशन क्या दी गई है, मैं एक बार फटाफट से यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। एक रिएक्शन दी गई है, क्या रिएक्शन दी गई है बेटा? N2O5, 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2, और ये सारे के सारे कौन से मीडियम के अंदर है? अभी गैसियस मीडियम के अंदर है। यहाँ पे आपको बोला गया है, टाइम दिया गया है, टाइम 0 और 100 सेकंड, और तब आपको टोटल देखना, टोटल प्रेशर की कहानी दी गई, क्योंकि टोटल प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर से अगर x की अगले c की वैल्यू निकालनी है या फिर b की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कहानियां अलग हो जाती हैं, कहानियां थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इसकी वजह से हम पहले से ही बहुत क्लेवर डिसीजन लेके क्या कर देते हैं बेटा, कि हम k के टर्म को ही निकाल देते हैं, सॉरी x के टर्म को ही टोटल प्रेशर और पीआई के अंदर कन्वर्ट करके निकाल देते हैं इस तरीके से। तो देखो क्या होगा, टोटल प्रेशर कितना दिया गया है? 0.5 और 0.512, और क्या पूछता है आपको? के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? के की वैल्यू आपको निकालनी है। इस तरीके की कहानी है, फाइंड के, ये निकालना है। चलो किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से देखते जाओ, बहुत इजी, बहुत इत्मीनान से, बहुत तमीज से एग्जांपल को देख लेना। इसके बाद ऐसा कोई भी एग्जांपल आए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होके इसके ऊपर फोकस करो। चलो ध्यान से देखो, रिएक्शन क्या दी गई है? 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2, ठीक है, थोड़ी बहुत मैथ्स तो आपको आती होगी। अब देखो T इज इक्वल टू 0 टाइम है, तब मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन कितनी मानेंगे? पीआई कितनी मानेंगे बेटा? पीआई, ये 0 और ये भी 0। जब T इज इक्वल टू T टाइम हो जाएगा तो ये पीआई माइनस 2x हो जाएगा, ये 2x बनेगा, और ये x, सर क्यों 2x? क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सर क्यों 2x? क्योंकि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया है। सर क्यों x? क्योंकि यहाँ से स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसकी वजह से अगर यहाँ पे मैं कहानी बताऊं कि यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2.303 अपॉन t log R0, सॉरी P0 मतलब कि T इज इक्वल टू 0 टाइम जब होगा तब कितना प्रेशर है? पीआई है, और जब T इज इक्वल टू T हो गया तब कितना प्रेशर है? किसका? रिएक्टेंट का। कितना है? पीआई माइनस 2x। अभी आपको पता है बेटा 2x, और x की वैल्यू आप तो जानते नहीं हो। अगर x की वैल्यू जानते ही नहीं है तो x को कहीं से उठा के लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेते हैं बेटा? कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? P ऑफ, लिखना जरूरी नहीं है, N2O5 N2O4 प्लस O2, तो इन सभी का प्रेशर हम सम कर देंगे। क्या कर देंगे? पीआई माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये 2x कट गया तो क्या बचा बेटा? पीआई प्लस x, यहाँ पे पीटी, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? पीटी माइनस पीआई। क्या लिख सकते हो? पीटी माइनस पीआई। अगर इसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूं तो देखो यहाँ पे मुझे इसके अंदर ऐड करना है तो यहाँ पे अलग से कर देता हूँ। पीआई माइनस 2x के अंदर x की x इज इक्वल टू ये वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो पीआई माइनस 2, और x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? देखो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? पीटी
माइनस पी आई। चलो क्या हो जाएगा, पी आई माइनस 2pt माइनस 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 प्लस 2pi। तो कितना हो गया अभी तक, 3pi माइनस 2pt। आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका ये जो इक्वेशन थी इससे अलग तरह की इक्वेशन यहाँ पे बन के बाहर आती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग पी आई अपॉन क्या लिखोगे बेटा, 3pi माइनस 2pt। और इसके अंदर अभी से आपको क्या रखनी है बेटा, वैल्यू रखनी है। टाइम कितना दिया बेटा, 100 सेकंड। लॉग पी आई की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 0.5। 3pi का मतलब क्या हो गया, 0.5 इंटू 3 1.5 माइनस 2pt का मतलब क्या हो गया बेटा, 0.512 इंटू 2 मतलब कि कितना हो जाएगा 1 करना पड़ेगा, सॉरी 512 ठीक है 1.024 सॉरी, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आप सिंपल सा जानते हो, आपकी थोड़ी सी मैथ्स लगानी, कैलसी का यूज करना है, कैलकुलेटर का यूज करके यहाँ से आपको आंसर निकालना है, आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन आपने देखा क्या, देखा कि रिएक्शन के ऊपर से आपको उसका अलग से क्या डिराइव करना पड़ेगा बेटा, इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। अलग से क्या डिराइव करना पड़ेगा बेटा, इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। तो ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तमीज से आपको आनी चाहिए, बहुत तमीज से आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज के अंदर ऐसा दो एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रेशर के ऊपर, जिसको आपको सॉल्व भी करने हैं, आज ही सॉल्व कर देना, जिसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग के अंदर अच्छे से घूम जाए, घुस जाए और कभी भी निकल ना पाए। चलो ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो, मेरे साथ ही नोट्स बनाया करो बेटा, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैथमेटिकल चैप्टर है। इसके अंदर थियरी बहुत कम पूछी जाती है, बहुत ही कम थियरी आती है, और जो भी आती है थियरी भी आपने देखी होगी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर, बस यही कहानी, यही पूछा जाता है। अभी आएगा टेम्परेचर की बातें, वो तो देखेंगे, लेकिन तब तक ये है आपके लिए, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा, फटाफट से आगे बढ़ता हूं, ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। जानवी, ध्रुव, हेमांगी, सौम्या, प्लीज ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान दिया करो, ध्यान देते ही हो, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूं, कुछ ठीक है, कुछ नहीं बताता, मैं जो भी छोटी मोटी बातें बताता रहता हूँ ग्रुप के अंदर वगैरह के अंदर, तो उसको मतलब अप्लाई किया करो जिंदगी के अंदर। और केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट, वो इजी सब्जेक्ट है, इस वक्त का तो बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि आपके हार्डेस्ट जो रटने वाले चैप्टर थे, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड इतना हार्ड नहीं था लेकिन था, ठीक है, था, तो दबदबा था उस चैप्टर का भी, दबदबा अच्छा वाला दबदबा था, ठीक है। पी ब्लॉक, ओ भाई गॉड, इतना गंदा चैप्टर भाई, अगर पढ़ लिया होता ना तो केमिस्ट्री पढ़ना ही भूल जाते हैं, इतना गंदा चैप्टर, इतना मतलब बढ़िया है लेकिन फिर भी गंदा है, ठीक है, बढ़िया है लेकिन फिर भी गंदा है। चलो कोई कहानी नहीं है, हाँ सॉरी कोई बात नहीं है। तो आपका ओवरऑल सिलेबस थोड़ा इजी है, अच्छा है, और आप इसको अच्छी तरीके से अप्रोच भी कर सकते हो, कंप्लीट भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी ऐसी है बेटा, देख लो ध्यान से देखना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसके एग्जांपल याद रखने हैं, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैं जो बोलता हूं उसको नोट डाउन करते रहे, मैं बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में आप अपनी नोट्स को बनाया करिए। अगर इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाना इस एज में सीख गए, 12th में सीख गए, भाई मैं बता रहा हूं, आपका जो चैप्टर आपने अपने हाथों से लिखा होगा, मैं कसम खा के कहता हूं, वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वो इतना अच्छा समझ में आएगा ना कि एग्जाम के अंदर कितना भी ट्विस्ट कर ले, कितना भी गंदा ट्विस्ट कर ले, वो चीज निकल जाएगी। आपको दिमाग के अंदर उसका वो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो अर्क वो होना चाहिए, ठीक है। चलो बिना कोई बातें किए आगे बढ़ते हैं। चलो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके नाम के अंदर मतलब है, देखो इसके नाम के अंदर मतलब है क्या है, स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, गलत, ठीक है, जो दिखता है लेकिन होता नहीं, स्यूडो। लेकिन स्यूडो क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कैसा है बेटा, गलत है। मतलब वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है नहीं, लेकिन लगेगी कैसी कि जैसे कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है। इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। चलो समझते हैं कि कहानी क्या बताना चाहते हैं, कहानी क्या बताना चाहते हैं। तो एग्जांपल देता हूं सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस का अगर हम किसी भी चीज का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना बेटा, किसी भी चीज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो चलो एक एग्जांपल देता हूं। क्या है बेटा, C2H5 C डबल बॉन्ड O यहां पे लिखते हैं CH3, यहां पे लिखते हैं CH2 CH3। आपके दिमाग के अंदर इसका IUPAC नेमिंग करें फटाफट से। इसका ये चीजें नहीं भूलनी है आपको, जिंदगी भर नहीं भूलनी है। अच्छा समझे, जिंदगी भर ये चीजें मत भूला करो। IUPAC नेमिंग करनी है आपको, ठीक है। एस्टर है तो एसीटेट लगेगा, सॉरी OH लगेगा, ठीक है। तो अभी आप बना सकते हो। देखो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है आपको समझना है कि एस्टर क्या है, ये है C डबल बॉन्ड OO। तो इस वाले कार्बन के साथ जो भी जुड़ा है वो मेन है, अभी आपके लिए वो मेन है, और ये साइड चेन है। तो ये हो गया इथाइल। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया इथाइल। और ये दो कार्बन है तो ये हो गया इथ सिंगल बॉन्ड N। और आपको पता ही है कि एस्टर है तो क्या लगता है, सफिक्स क्या लगेगा बेटा, OH। तो ये क्या हो गया बेटा, इथेनॉइड, ठीक है। तो क्या हो गया, पूरा नाम क्या हो गया बेटा, इथाइल इथेनॉइड। लो आपको सिर्फ कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ के समझना है। इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड, ठीक है। अभी इथाइल इथेनॉइड को क्या कर रहे हैं हम, पानी डाल रहे हैं उसके अंदर। क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने पानी डाला, वो भी एसिडिक पानी डाला। ये सारी बातें आप जानते हो, ऑर्गेनिक के अंदर हम पढ़ के आए। इथाइल एसिडेट का हमने हाइड्रोलिसिस करवाया हुआ है, ठीक है। पानी डाला, जैसे ही पानी डालेंगे, चलो फिर से बता रहा हूं, पानी के अंदर से दो चीजें निकलती हैं, H+ निकलता है सर, OH- निकलता है, ठीक है। जानते तो हो, याद तो है आपको। यहाँ पे आपको पता है कार्बोनिल कार्बन कितना कैसा होता है, पार्शियल पॉजिटिव, उसके बाजू वाला जो ऑक्सीजन होगा वो नेगेटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ से जो नेगेटिव वाली कहानी होगी वो उसके ऊपर जाएगी, और पॉजिटिव वाली कहानी होगी वो इसके ऊपर जाएगी। तो यहाँ से देखो कहानी क्या बनेगी, एक मिनट, हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो OH कार्बन को अप्रोच करेगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, मतलब इसका नाम क्या होगा बेटा, दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक, ध्यान से देखते रहना, एसिड हो गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा, CH3 CH2, और इस ऑक्सीजन को क्या मिल गया बेटा, H+, तो CH3 CH2 OH। तो ये क्या हो गया बेटा, इथेनॉल, इथेनॉल हो गया। ये क्या हो गया बेटा, इथेनॉल हो गया। मेरा एक दोस्त था बात बताओ सिर्फ, मेरा एक दोस्त था जो 12th में था, ठीक है, जो 12th में था, जैसा दावा कर रहा था कि उसको, मतलब वो बोर्ड की एग्जाम थी हमारे, तो बोर्ड की एग्जाम देने के बाद वो ऐसा बता रहा था कि इस बार तो मेरे 94 आ जाएंगे इसके अंदर, उसमें, ठीक है। फिर मैंने उसको एक चीज पूछी, मैंने बोला मिथेन क्या होता है, तो ऐसे बैठा था मेरे सामने, मिथेन है, अच्छा। तो ये भी कहानी होती है, उसको मिथेन नहीं पता था, 12th के अंदर उसको मिथेन नहीं पता था, क्या ही लोग है। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाए आपके साथ ना हो, ये ख्याल रखना, ठीक है, आपके साथ ना इतनी गंदी मत फेंक लेना कभी किसी के सामने कि पोपट गंदा वाला हो जाए। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। इथाइल एसिडेट के अंदर आपने पानी डाला, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा किसी भी चीज के अंदर पानी डालोगे वो चीज टूट जाएगी, ये से टूट गई, ठीक है। अभी देखो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके एस्टर के, ठीक है। इसका पूरा नाम लिखते हुए मैंने एस्टर लिखा, और पानी के देखना, ध्यान से देखना, मैं कुछ बढ़िया सी चीज आपको बताने वाला हूं, बातें आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस्टर के एंड पानी के, ठीक है। मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी वाली बेटा, सेकंड ऑर्डर
रिएक्शन है। अभी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब भी किसी भी चीज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके अंदर पानी की जो मात्रा होती है, पानी की जो क्वांटिटी होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हम डालते हैं। क्या करते हैं बेटा, पानी की जो मात्रा होती है, पानी की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर हम उसके अंदर ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आप खुद सोचो, जिसकी वजह से मान लो कि आपने एक बूंद इथाइल एसीटेट लिया, और एक बाल्टी भर के पानी ले लिया। अभी आप खुद सोचो कि क्या उस पानी की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क आएगा? आप खुद सोचो कि आपके पास एक बाल्टी भर के पानी था, पीने का पानी, और उसके अंदर मैंने एक बूंद वो नींबू का जूस डाल दिया, एक बूंद। क्या इसके बाद पानी खट्टा हो जाएगा? क्या पानी की कंसंट्रेशन के ऊपर किसी भी तरह का फर्क आएगा? आप बोलोगे नहीं सर, किसी भी तरह का फर्क आ ही नहीं सकता। तो सिंपल सा फंडा हो गया कि यहाँ पे पानी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई, इसकी कंपैरिजन के अंदर इतनी ज्यादा हो गई कि जिसकी वजह से पानी की इस रिएक्शन के दौरान पानी के कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं आता। अगर इसके कंसंट्रेशन में कोई फर्क ही नहीं आता तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर ही नहीं सकता। और अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर ही नहीं सकता, मतलब कि पानी की कंसंट्रेशन कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर। मतलब कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होते हुए भी कैसी होगी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिखेगी। कैसे दिखेगी बेटा, है सेकंड ऑर्डर की, और आपको ये चीज कैसे दिखेगी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या लिख सकते हो आप, तो ऐसी रिएक्शन की जो सेकंड ऑर्डर या फिर उससे भी ज्यादा ऑर्डर की है, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन कैसी रहती है, रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहती है। और कांस्टेंट रहती है इसकी वजह से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन वो किसी एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हुए भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, मान लो कि इथाइल एसीटेट की मैंने कंसंट्रेशन ले ली बेटा 0.01 मोल और पानी की कंसंट्रेशन ले ली बेटा 10 मोल। जो T = 0 टाइम है, मतलब कि रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट तो होगी ही नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे मैं T = T टाइम पे पहुंच जाऊं तो आपका ये वाला रिएक्टेंट तो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो कि 10 के अंदर से 0.01 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 9.99 मोल ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए आपको मिलेंगे। और ये कितना बन जाएगा, 0.01, और ये भी कितना बन जाएगा बेटा, 0.01 मोल चीज बन जाएगी। तो आप खुद देखो, 10 लिखो या 9.99, ये कुछ है ही नहीं, ये कोई फर्क आया ही नहीं। तो आप देख सकते हो कि पानी की कंसंट्रेशन रिएक्शन के पहले और बाद कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं आया, जिसकी वजह से ये कैसी रहती बेटा, कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, स्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी को कहते हैं बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपकी जिंदगी में कभी भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर एग्जांपल आता है, ऐसी रिएक्शन के अंदर आप कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन यूज कभी भी नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या अप्लाई हो रहा है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही अप्लाई हो रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल है जिसको आपको याद रखना है, एग्जांपल नंबर 2, ये याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बोल दो, या फिर आपकी बुक में लिखा है बेटा कैन शुगर। ठीक है, याद रखना। मतलब कि इसका अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या होगा बेटा, C12H22O11, या बेटा सुक्रोज या फिर कैन शुगर। और इसके साथ जब पानी रिएक्ट करेगा, मतलब कि पानी इसके अंदर जब डाला जाएगा, इसके अंदर से दो चीज निकलेगी, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको बोलोगे बेटा ग्लूकोज, इसको बोलोगे बेटा फ्रुक्टोज। ठीक है, इसको बोलोगे बेटा फ्रुक्टोज, इसको बोलोगे ग्लूकोज, इसको बोलोगे बेटा फ्रुक्टोज। ये कहानी हो जाएगी। यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब कि पानी की कंसंट्रेशन कैसी रहने वाली है, ऑलमोस्ट
कांस्टेंट रहने वाली, जिसकी वजह से ऐसी रिएक्शंस कि जिसके अंदर जो ये वाला रिएक्टेंट है, ये वाला कोई एक रिएक्टेंट कैसा हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए। कैसा हो जाए बेटा, कांस्टेंट, जिसकी रिएक्शन के दौरान किसी भी तरह के उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता हो, तो ऐसी रिएक्शन के अंदर वो जो रिएक्शन होगी, इसका रेट होगा, वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इसको अप्लाई, मतलब कि इसकी कैलकुलेशन का, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम यूज किसका करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इसी को बोलते हैं बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही क्या होती है बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो बात समझ में आएगी क्या, बात समझ में आएगी क्या? यहाँ पे हमने हमारा मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हमारा ऐसा समझ लो कि 70% चैप्टर, 70 से 80% चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन वाली सारी बातों को कंप्लीट करते हैं। मैंने बताया था शुरुआत के दौरान ही बताया था कि आपका ये जो चैप्टर है उसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा भाई, लास्ट टाइम पे क्या क्या करना पड़ेगा कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके ऊपर लिख दो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और ये पढ़ते थे। उसके अंदर सबसे पहला था बेटा कंसंट्रेशन, उसके बाद था बेटा प्रेशर, फिर होता है बेटा कैटलिस्ट, फिर होता है बेटा टेम्परेचर, और लास्ट में एक और चीज है सरफेस एरिया। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अंदर से कंसंट्रेशन हमने कंप्लीट कराया है, प्रेशर की बातें भी कर ली हैं, गैसेस वाली बातें भी कर ली हैं, कैटलिस्ट, टेम्परेचर और सरफेस एरिया, इसके अंदर कुछ बातें नहीं करी। अभी सिर्फ किसकी बात करनी है बेटा, कैटलिस्ट की और टेम्परेचर की, सरफेस एरिया तो मैं बता दूंगा ऐसे ही कि क्या इफेक्ट होते हैं इन सभी की। एक ब्रीफ मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है, ब्रीफ समरी दे दूंगा इन सभी की। और आपको सिर्फ अभी क्या पढ़ना है बेटा, एक कैटलिस्ट की कहानी पढ़नी है। कैटलिस्ट की कहानी के अंदर आपको एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह पढ़नी होगी, और टेम्परेचर के अंदर आपको दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद सिर्फ बस एक आध इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन आएगी, बस उस एक इक्वेशन के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व होंगे। बाकी यहां तक जो पढ़े हो उसके ऊपर आप अपनी किताब के अंदर से किताब की जो एक्सरसाइज है वहां पे पहले एग्जाम्पल से लेकर 21 तक सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। सारी की सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं। 22 का ठीक है, 22 तक आप सारे की सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो कहानी है 33, 20 मतलब 23, 24 वो सारे के सारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होंगे, ठीक है। तो वो तो कहानी हम बाद में देखने वाले थे, लेकिन ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलिए बढ़िया से हमारा प्रीमियर ऐसे इसके बाद बैक टू बैक प्रीमियर लगेगा, ठीक है। तो आप बने रहिए, मजे करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए फटाफट से मिलते हैं वंस अगेन।